चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। उसे कोई विजन डॉक्यूमेंट कहता है, कोई घोषणा पत्र कहता है, कोई वादा कहता है। लेकिन प्रदेश की जनता या देश की जनता से कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या वादे करती है, सरकार चुनने पर उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या लोगों के लिए करेगी, इन सब का लेखा जोखा होता है चुनावी घोषणा पत्र में। और पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में कोलकाता के पहुंचने वाले हैं। तैयारियां देखिए आप, अंतिम चरण में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यहां पहुंच चुके हैं। अब बड़े कटआउट आप देखिए यहां पर लगे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो इस हॉल के अंदर कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। लेकिन तैयारियां किस तरह से हैं, मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं। इस जरा कैमरामैन जयपाल रावत दूसरी तरफ दिखाइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, उसके लिए तैयारियां किस तरह से की गई हैं। बड़ा सा मंच बाहर भी एक बनाया गया है, वहां पर LED स्क्रीन लगाई गई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के आने के लिए जो स्वागत द्वार बनाया गया है, फूलों से उसे सजाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए हैं और लोगों को यहां पर अभी से जगह लेने के लिए कह दिया गया है। एक बड़ी सी स्क्रीन हमारे पीछे आप देखिए, एक बड़ी सी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है, जहां आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा उसको देख सकते हैं। देखिए, दिनेश त्रिवेदी जी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दिनेश जी, क्या क्या वादा करने जा रहे हैं आप लोग घोषणा पत्र में? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फोकस खास तौर से आपका होगा SC ST पर। कुछ आपको जानकारी इस बारे में? दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं कि थोड़ी देर और इंतजार करिए, क्या कुछ है हमारे घोषणा पत्र में। गृह मंत्री अमित शाह उसको सार्वजनिक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। अमित, एक जो बड़ी घोषणा होने वाली है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, वो ये है कि आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज व्यक्ति को मुफ्त होता है, केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार लगातार आरोप लगा रही थी कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार उसको राज्य में लागू नहीं कर रही है, उसको पहली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। ये आपको लगता है कितने बड़े वोट बैंक को, कितनी बड़ी आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग लगातार इलाज कराने के लिए एम्स जाते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं, और जिस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से उनके पास पैसे की तंगी है, हमने देखा कि हर तरफ, चाहे वो पश्चिम बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, तो मिनिमम वेजेस का जो मामला है वो लगातार उठाया जाता है। यहाँ की यूनियन, जो मजदूरों की यूनियन है, वो उठाती हैं। तो जाहिर तौर पर जो ये आयुष्मान योजना है, स्वास्थ्य से इसको लाभ मिलेगा अब यहाँ के लोगों को। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था और लगातार इसको बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार उसको उठाते रहे। और रहा बात PM किसान निधि योजना को लेकर, तो हल्दिया में जब प्रधानमंत्री आए थे, वहां पर 5,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया था। वहां उसके बाद ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 18,000 रुपये जो बकाया है सभी किसानों का, अगर बीजेपी की सरकार बनती है 2 मई को, पहली कैबिनेट में PM किसान निधि योजना को पास किया जाएगा। तो और PM ने यह भी साफ किया था कि जो भी कार्य विकास के लिए किए जाने चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो ST SC OBC हो, मछुआरे हों और वो तमाम वर्ग हों, उनके लिए बीजेपी की सरकार करती रहेगी, प्रतिबद्ध रहेगी बीजेपी की सरकार। और ठीक उसी तरीके का मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है। ST SC OBC पर नजर होगी, क्योंकि जब यहाँ का हमने देखा है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत चुनाव हो, सुबह जो घरों से बाहर निकल के जो वोट करते हैं वो ST SC OBC लोग। जी अरुण बताएं। अमित, बीजेपी इसको जनता का घोषणा पत्र कह रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2 करोड़ लोगों की राय ली गई है, 2 करोड़ लोगों से बातचीत की गई है कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। इसके लिए 294 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने एक रथ भेजा था। उस रथ के अंदर सुझाव पेटिका थी। आम लोग जो कुछ भी उनको चाहिए, मुद्दा या रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, या फिर शिक्षा की बात हो, या फिर जमीन की बात हो, जंगल के अधिकारों की बात हो, जो कुछ भी उनके मुताबिक मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दे सकते थे। और बीजेपी का दावा कि सभी 294 विधानसभा सीटों पे उनका ये रथ गया था, वहां से सुझाव मिले। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से लेकर के इंटरनेट के जरिए लोगों ने काफी संख्या में सुझाव दिए और उन्हीं सुझावों पर आधारित ये घोषणा पत्र बना है। तो आपको क्या लगता है कि ये आम जनता का घोषणा पत्र है और आम जनता के लिए? जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से आप मैनिफेस्टो में
के इलाके के बारे में भी मैनिफेस्टो में वादे किए होंगे, ST SC के बारे में भी वादे किए होंगे, OBC के बारे में भी वादे किए होंगे, मथुआ समाज के बारे में भी वादे किए होंगे। और जिस तरीके से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों को, उसको लेकर भी वादे डाला गया होगा। और इसके अलावा जो मछुआरों को लेकर अलग मंत्रालय बनाने की बात हो रही है, तो ये भी जो है इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में डाला गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये सब मुद्दे उठते रहे और जो रथ बीजेपी के नेताओं, बीजेपी का जो घूम रहा था सभी इलाकों में, उसमें उसके पेटी में जो सुझाव डाले गए हैं, उन सभी सुझावों को कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो आला कमान है, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, बीजेपी के जो सेंट्रल नेता हैं, वो चाहे वो अमित शाह हो, JP नड्डा हो पार्टी अध्यक्ष, वो सभी लोग कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रख के इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। इसीलिए आयुष्मान भारत हो, PM किसान निधि योजना हो, ST SC हो, OBC हिंदू को दायर करने की बात हो, मछुआरों की बात हो, ये सब मैनिफेस्टो में हो सकता है। जी अरुण। अमित, जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में मैं भी कुछ दिन पहले आया था और काफी दौरा उस इलाके का हम लोगों ने भी किया था स्टोरीज के लिए। दो प्रमुख बातें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के साफ थी। एक तो पेयजल की किल्लत है जिस पर आपने स्टोरी की थी, उस मुद्दे को भी बीजेपी ने उठाया। साथ ही साथ दो और बड़ी बातें थी। SC ST की जो आबादी 40% है, उसके लिए आपने देखा किस तरह से बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, उनके नाम पर बिरसा मुंडा सम्मान रथ यात्रा चलाई गई। दूसरी तरफ अनुसूचित जात और जनजाति के लोगों को आकर्षित करने के लिए भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा का भी आयोजन किया था, जिसके रथ को तोड़फोड़ का आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया था। तो इस यात्रा के जरिए, आदिवासियों को लुभाने के जरिए, जो पूरा इलाका है जहां पर SC ST की आबादी 40% के आसपास है, क्या असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के इन प्रचार का और PM से लेकर के होम मिनिस्टर तक जो वादे कर रहे हैं मन से, उसका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही पुरुलिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रथ के साथ जो तोड़फोड़ का आरोप लगा था, उसके बाद बीजेपी काफ़ी ज़्यादा फ्रंट फुट पर थी कि जिस तरीके, और बीजेपी ने बार बार आरोप लगाया था कि TMC के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तोड़फोड़ की है और वो नहीं चाहते कि ST SC जो है आगे बढ़े। और इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे वो पुरुलिया हो, बांकुड़ा हो, झाड़ग्राम हो, इन सभी इलाकों में जो आदिवासी हैं, जो ST SC हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और इसी वजह से जो है इनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में जगह मिलेगा। जिस तरीके से हमने पानी की स्टोरी की, पानी की जो किल्लतें थी वो हमने दिखाया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने मन से, पुरुलिया का मन से पहली बार कहा कि जो पानी की दिक्कतें क्यों है, क्यों नहीं जल पहुंचा, क्यों नहीं नल पहुंचा लोगों को। आज बांकुड़ा में भी प्रधानमंत्री ने पानी के मुद्दे को लेकर उठाया। तो कहीं ना कहीं जो ये 40 विधानसभाएं हैं जंगल महल इलाके का, इनकी कराएंगी, मैनिफेस्टो में दिखेंगी कि और बीजेपी किस तरीके से कितनी जल्दी इस पानी के मुद्दे को सुलझाएगी, इस बारे में बताएगी। तो जाहिर तौर चाहे वो बिरसा मुंडा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर रथ यात्रा हो, तो जाहिर तौर पे ST SC का जो वोट बैंक है, जो OBC का वोट बैंक है, जो जंगल महल इलाके का वोट बैंक है, आदिवासियों का जो वोट बैंक है, ट्राइबल्स का जो वोट बैंक है, उस पर नजर होगी। और नजर ही नहीं, अगर 2 मई को सरकार बन जाती है बीजेपी को, तो उनके मुद्दे को किस तरीके से सुलझाना है वो भी मैनिफेस्टो में होगा। जी। तो अमित, जैसा कि बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बातें सामने आ रही हैं, उसका जमीन पर क्या असर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से ममता को किस तरह से ललकारा है और ममता को विकास के मुद्दे पर किस तरह से घेरा है, और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर क्या वादे करेगी सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार के बाद। सुन लीजिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन देने वाला फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव-गांव में
आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक ये ऐसा विषय रहा जिसको लेकर लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में, आरएसएस और लेफ्ट की आइडियोलॉजी में हमेशा टकराव हुआ है। शिक्षक कैसे होने चाहिए, छात्रों को शिक्षा किस तरह की मिलनी चाहिए, मूल्य क्या होना चाहिए, उसकी तकनीकी क्या होना चाहिए, इसको लेकर के आरएसएस और लेफ्ट के बीच जबरदस्त मतभेद रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया, बीजेपी आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं किया और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच से यह कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बन जाएगी, यानी डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं लागू होने देने का आरोप भी लगाया और जो योजनाएं लागू होती हैं उसको ममता बनर्जी अपने रंग में रंग के लागू करती है। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है। इसी तरह से किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में लागू है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आरोप है कि देश के तमाम हिस्सों के किसान इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ के जो किसान हैं उनका मुद्दा उठाती है कि उनको पीएम सम्मान निधि नहीं मिलती है और इसीलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो एरियर है, यानी जब से ये योजना लागू हुई है देश के तमाम किसानों को मिल रही, वो लाभ इस किसान को भी मिलेगा, यहाँ के किसान को भी मिलेगा और उसका 18,000 रुपये मिलेगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े। अमित, किसानों को लेकर एक बड़ा दांव है, आदिवासियों को लेकर एक बड़ा दांव है, लेकिन 18,000 रुपए एक मुश्त एरियर के रूप में अगर किसानों को देने की बात कहती है बीजेपी, तो इसके पीछे क्या मंशा है और जमीन पर क्या उसका कोई असर दिख रहा है? देखिए, अभी मैं जंगल महल इलाके में हूं और यहाँ पर पानी की